Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to see chapter number 6, the parliamentary system, legislature and executive. So parliamentary जो सिस्टम है हमारे देश में, उसके बारे में जानेंगे. लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, गवर्नमेंट के पिलर्स है, इनके बारे में जानेंगे. ओके, so ये थीम डी गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी का चैप्टर नंबर 6 है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. ये चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1 है, जो क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी आपकी सोशल साइंस की है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड. इंडेक्स से आप देख सकते हैं थीम ए हम कर चुके हैं, थीम बी में चैप्टर 2, चैप्टर 3 और थीम डी में चैप्टर 5 हो चुका है. एक पार्ट इसका बचा है, वो मैं अपलोड कर दूंगी, और चैप्टर 6 अभी हम देख रहे हैं. ठीक है, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर. सबसे पहले यहाँ पर कोट दिया हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मियर लॉयर्स डॉक्यूमेंट. जो हमारा संविधान है, किताब जो लिखी हुई है संविधान की, वो सिर्फ एक कोई किताब नहीं है कि जिसको वकील वगैरह पढ़कर और कुछ हमें बता रहे हैं. इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज. यह एक देश के लोगों के जीवन, मतलब एक जो जीवन होता है किसी भी व्यक्ति का, उसकी आवश्यकताएं, जो उसकी जरूरतें होती हैं, और उसके विचारों के साथ बदलने और आगे बढ़ने वाला दस्तावेज है. मतलब आज जो समाज है, कल क्या समाज होगा. तो जैसे 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, ये हमने सब देखा था लास्ट चैप्टर में, है ना. सो ऐसा नहीं है कि 1950 में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आज हम 2025 में हैं, तो इतने सालों बाद इसका रेलिवेंस खत्म हो गया. कॉन्स्टिट्यूशन आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उस वक्त था. तो इस तरीके का एक ये डॉक्यूमेंट है जो लाइव है, मतलब जिसके अंदर वो खुद जीवित है. इसमें चेंजेस होते हैं, समय के हिसाब से वो चेंज होते जाता है. सो समय के साथ समाज बदलता है, इसीलिए हमारी जो संविधान है उसकी सोच और भावना भी उसी के साथ आगे बढ़नी चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट बना दिया, अब चाहे कितने भी चेंजेस आ जाए इसी को हम यहाँ लागू करेंगे. नहीं, तभी कोई चीज हमेशा चल पाएगी जब वो समय के साथ चेंज होगी. ऐसा ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा समय के साथ एक कोप अप करना, कि जो चेंजेस हो रहे हैं उसको अपनाना, ये होता चला है. इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आज भी रेलिवेंट है. ये किसके वर्ड्स हैं? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी द्वारा कहा गया है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट हो रही थी नवंबर 1949 में, उस वक्त. ओके, नाउ कौन कौन से बिग क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. तो पहला हम देखेंगे दैट व्हाट इज इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम. इंडिया की पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसी है, क्या है, एंड हाउ इज इट स्ट्रक्चर, और उसका स्ट्रक्चर क्या है. देन वी विल लर्न What are the key functions of the parliament? पार्लियामेंट के क्या फंक्शंस होते हैं. पहले पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्या, फिर पढ़ेंगे कि उसके फंक्शन क्या है. तीसरा हम पढ़ेंगे What are the roles of legislature and executive in India's parliamentary democracy. ये जो legislature है, executive है, इनका रोल क्या है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में. एंड what are legislature and executive, or how are legislature and executive organized at union and state level. यूनियन लेवल पे, मतलब पूरे पैन इंडिया लेवल पे क्या क्या अरेंजमेंट्स होती हैं, और दूसरा कि स्टेट लेवल किस तरीके से फंक्शन करते हैं, ये हम देखेंगे. ये इमेजेस आपको दी गई हैं, फीचर्स ऑफ न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग. जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके के सारे फीचर्स हैं. राइट, नाउ लेट अस जस्ट मूव अहेड एंड सी द चैप्टर. नाउ द ग्रेड 8 स्टूडेंट्स फ्रॉम नालंदा विद्यालय वर ऑन अ स्कूल ट्रिप टू दिल्ली. एक स्कूल की ट्रिप जा रही है दिल्ली के लिए. सो जो इस स्कूल के नालंदा विद्यालय के बच्चे हैं, जैसे उषा, सुखविंदर, अंजलि, जॉन, फरीदा, ये लोग बहुत एक्साइटेड हैं. किस चीज के लिए? टू विजिट द न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग. नई बिल्डिंग जो है पार्लियामेंट की, उसको देखने के लिए. यहाँ इमेज में आप देख सकते हो. सो दिस गर्ल इज सेइंग इट्स नॉट स्क्वायर और राउंड, इट्स लाइक अ सॉफ्ट ट्राइंगल. ये ना तो स्क्वायर शेप का है ना राउंड शेप का है, ये एक तरीके से थोड़ा सा ट्राइंगल जैसा देखने में लग रहा है. द 3 साइड डिजाइन रिफ्लेक्ट बैलेंस, इंक्लूसिविटी एंड पर्पस. सो मैम कहती है कि ये जो 3 साइड है ना, ये बैलेंस दिखाने के लिए, इंक्लूसिविटी दिखाने के लिए, और इसका पर्पस है. सो मैम कह रही है इट ऑल्सो यूजेस ग्रीन कंस्ट्रक्शन कटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय 30%. ग्रीन कंस्ट्रक्शन मतलब जब इस बिल्डिंग को बनाया गया तो इस तरीके से बनाया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज 30% तक कम हो जाएगा. जितनी इलेक्ट्रिसिटी पहले लगती थी उससे 30% तक कम लगेगी. नाउ नेक्स्ट इज, then here you can see inside they saw walls decorated with carvings, peacocks, lotuses, tribal art, temple patterns and freedom fighters. तो अंदर उन्होंने सारी चीजें देखी कि दीवारों पे कार्व किया गया है, बनाया गया है, जिसमें मोर हैं, लोटस है, ट्राइबल आर्ट्स जो आदिवासी वगैरह होते हैं उनकी जो कलाएं होती हैं वो हैं, टेम्पल्स के पैटर्न बने हुए हैं, फ्रीडम फाइटर के स्कल्पचर्स हैं. तो ये सब चीजें उन्हें देखने को मिलता है. इट फील्स लाइक अ म्यूजियम ऑफ इंडिया. ये एक म्यूजियम की तरह फील दे रहा है. द अशोकन एम्बलम, ये भी है
है, दिस न्यू बिल्डिंग हाउसेज सो मेनी एंशिएंट सिंबल्स, यहाँ पे बहुत सारे एंशिएंट सिंबल्स हैं। नाउ मैम इज सेइंग एग्जैक्टली डेमोक्रेसी मस्ट लुक अहेड बट नेवर फॉरगेट इट्स रूट। डेमोक्रेसी जो है, हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी कितना भी आगे बढ़ जाए हमें अपने रूट्स को, हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, जो भी हमारा इतिहास है उसको साथ लेकर चलना चाहिए। नाउ लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द मेन चैप्टर। सो इंट्रोडक्शन यहाँ दिया है, इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज अचीव्ड थ्रू ग्रेट सैक्रिफाइसेस बाय मेनी पीपल ऑफ द कंट्री आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। हमारा जो इंडिया है जब आजाद हुआ तो इसकी लड़ाई इतनी आसान नहीं थी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए, तब जाके हमारे देश को आजादी मिली। कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट, जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया था उन्हें हम कॉलोनियल कहते हैं। ऐसे लोग जो दूसरे देश को जाकर अपने उसके ऊपर दूसरे देश पे अपना कंट्रोल कर ले तो कहलाते हैं कोलोनाइजर, और जिस देश पर वो शासन करते हैं उसे हम कॉलोनी कहते हैं। सो कॉलोनियल रूल के अंडर हम थे, जिसके अगेंस्ट फ्रीडम पाने के लिए हमें बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े। द सिटीजन ऑफ फ्री कंट्री कुड नाउ मेक डिसीजंस अबाउट देयर ओन गवर्नेंस। अब हमारा देश आजाद है, हमारे देश के सिटीजन नागरिक खुद रूल जो भी डिसीजन है वो ले सकते हैं, देश को चलाना कैसे इस बारे में। The first important step in the new epoch in the life of a nation was the drafting of Constitution of Independent India. Epoch मतलब होता है युग, एक युग में, मतलब इस युग की बात की जा रही। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ पहला स्टेप जो लिया वो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ड्राफ्ट करना। दिस कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट लेड फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स फॉर द नेशन इंक्लूडिंग दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज विच गारंटीज ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री दैट राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जेंडर, रेस और रिलीजन। सो ये जो डॉक्यूमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे सिद्धांत बताए गए हैं जो बेस होना चाहिए हमारे नेशन को करने के लिए, चलाने के लिए। जैसे उसमें व्यवस्था है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, जो मैंने चैप्टर 5 में आपको बताया, 18 साल या उससे ज्यादा के जो व्यक्ति हैं उनको वोटिंग का अधिकार है, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, मतलब अमीर हो, गरीब हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी रेस हो, कोई भी रिलीजन हो, राइट। नाउ हियर यू कैन सी आवर ओल्ड पार्लियामेंट नाउ कॉल्ड संविधान सदन। इसे संविधान सदन कहा जाता है। ये पहले की हमारी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है। बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1920s, ये 1920 के दशक में बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट देयर फॉर इट्स डेलिब्रेशन एंड इट सर्व्ड एज पार्लियामेंट हाउस फॉर ओवर 7 डिकेड्स। लगभग 70 सालों तक ये हमारा पार्लियामेंट हाउस रहा है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। So, the people of India directly elect their representative who became member of the लोक सभा। अभी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसमें लोकसभा है, राज्यसभा है, ये सब हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं ना। सो अब हम जो नागरिक हैं देश के, इलेक्शन में किसको चुनते हैं? उन सभी व्यक्तियों को चुनते हैं जिन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, क्योंकि वो हमें जाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लोकसभा में। सो ये डायरेक्टली चुने जाते हैं। लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं जिसमें नागरिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। A majority group from among these elected representative forms the government। अब इन्हीं डायरेक्ट जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं तो इनमें ग्रुप्स हैं, तो जिस ग्रुप को ज्यादा वोट मिलेंगे, जो मेजॉरिटी में होगा, वो क्या करता है? गवर्नमेंट बनाता है, सरकार बनाता है। द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, इट मेक्स लॉ फॉर द कंट्री। पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम मतलब इसके ऊपर कोई भी नहीं है लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव मतलब जो लॉ बनाती है, लॉ बनाने के लिए सबसे ऊपर, सबसे ऊंची बॉडी यही है, यही लॉ बनाती है, इसके ऊपर कोई नहीं है। इट कंप्राइजेस ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एंड कंट्रोल्स एंड गाइड द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो पार्लियामेंट है, जिसे हम कह रहे हैं कि सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, तो ये कौन कंट्रोल करता है, कौन संभालता है? तो जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जिनको लोगों ने चुना है, वो कंट्रोल करते हैं और गाइड करते हैं पार्लियामेंट के वर्क को। नाउ गवर्नमेंट कैन देयरफॉर बी सीन एज फंक्शनिंग विद पीपल्स कंसेंट। इसीलिए गवर्नमेंट को चुन के भेजा गया है लोगों के द्वारा, तो लोगों के कंसेंट से, लोग क्या चाहते हैं उनकी सहमति से गवर्नमेंट फंक्शन करती है, काम करती है। देयर हैव बीन 17 लोकसभा सिंस फर्स्ट वन इन 1952। हमने देखा था 1951 से 52 में, 1952 तक फर्स्ट इलेक्शन हुए थे। सो 1952 में फर्स्ट लोकसभा बनी थी। उसके बाद से 17 लोकसभा हो चुकी है। द 18th लोकसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन जून 2024 में, लास्ट ईयर जून में इलेक्शंस हुए थे, जिसमें 18वीं लोकसभा बनी थी। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा। अभी जो बिल्डिंग हमने पार्लियामेंट की देखी, तो मैंने उसमें कहा आपको कि लोकसभा है और राज्यसभा है, तो वही क्या कॉम्पोजिशन है, किन चीजों से मिलाकर पार्लियामेंट बनता है? सो पार्लियामेंट एक बिल्डिंग है, वो किन चीजों से मिलकर बनी है? पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बनती है।
ऐसा एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा, लेकिन ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आता है लोकसभा राज्यसभा के अलावा और कौन है पार्लियामेंट का पार्ट, तो वो होते हैं प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं। सो इंडियन पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ, इंडिया की जो पार्लियामेंट हो किन किन चीजों से बनी है, प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस, दो हाउसेस जो है कौन कौन से, लोकसभा जिसे हम हाउस ऑफ पीपल या लोअर हाउस भी कहते हैं, एंड दूसरा कौन है, राज्यसभा जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स और अपर हाउस भी कहते हैं। ओके, दिस स्ट्रक्चर विद टू हाउसेस इज कॉल्ड बाइकैमरल सिस्टम। ये क्योंकि दो हाउसेस है हमारे पार्लियामेंट में, तो इसको हम बाइकैमरल बोलते हैं। बाय मतलब होता है टू से रिलेटेड। ओके, बाय मीन्स टू एंड कैमरल मीन्स चैम्बर या हाउसेस, दो हाउसेस है इसलिए हम बोलते हैं जो हमारी पार्लियामेंट है वो बाय कैमरल है। ओके, लोकसभा चैम्बर इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये हमारे लोकसभा चैम्बर है और ये राज्यसभा चैम्बर है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्सटेंसिव डिस्कशंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग वेदर इंडिया शुड हैव अ बाइकैमरल सिस्टम। अभी जो हमारे यहाँ बाइकैमरल सिस्टम है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा हम देख रहे हैं, तो बाइकैमरल होना चाहिए या नहीं, तो इसके ऊपर बहुत एक्सटेंसिव मतलब बहुत विस्तार में डिस्कशन हुआ था। कब, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए डिस्कशन चल रहे थे, डिबेट्स चल रही थी उस वक्त कि वेदर इंडिया शुड हैव दिस और नॉट, कि बाइकैमरल रखना चाहिए या एक ही सदन बनाना चाहिए। इट वाज फेल्ट दैट सिंगल डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस वुड बी इनएडिक्वेट टू मीट द चैलेंजेस इंडिपेंडेंट इंडिया वुड फेस। तो उस डिबेट में क्या सामने आया कि अगर मान लो कि एक ही सदन रखते हैं, लोकसभा रखते हैं जिसमें कि डायरेक्टली लोगों द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, तो ये इनएडिक्वेट होगा, मतलब सही नहीं होगा, मतलब पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होगा। किस चीज के लिए, जो चैलेंजेस इंडिया में आने वाले हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में, उस वक्त जब देश आजाद हो रहा था उसके हिसाब से सोचा जा रहा था कि जब देश आजाद होगा बहुत सारी कठिनाइयां, चैलेंजेस देश को चलाने में आएंगी, तो उस चैलेंजेस को मीट करने में एक सदन काफी नहीं होगा, इनएडिक्वेट होगा, इसीलिए दो सदन बनाए जाने चाहिए। इन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म इट वाज फेल्ट दैट काउंसिल ऑफ स्टेट्स द राज्यसभा वाज नीडेड। सो फेडरलिज्म की नीड के लिए, फेडरलिज्म क्या होता है, देखो हमारा देश एक पूरी कंट्री है मान लो, उसको जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में स्टेट्स के फॉर्म में तोड़ देते हैं, जैसे 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, अब ये सभी जो हम पूरे एक यूनिट को छोटे यूनिट में डिवाइड कर रहे हैं उसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। तो इतने सारे सेक्शंस जब इंडिया में होंगे, इतनी बड़ी कंट्री है, तो इस फेडरलिज्म, इस यूनिट को पूरा एक मेंटेन करके रखने में हमें एक हाउस की और जरूरत पड़ेगी जिसे कहा गया काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे राज्यसभा के नाम से जानते हैं या अपर हाउस के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्टेट्स की टेक केयर करने के लिए। देन द कॉम्पोजिशन एंड प्रोसेस ऑफ इलेक्शन टू राज्यसभा वर आल्सो डिजाइन टू बी डिफरेंट। अब राज्यसभा के जो इलेक्शन होंगे, लोकसभा के इलेक्शन तो हमने देख लिया कि डायरेक्ट होते हैं, है ना, लोगों द्वारा चुन के लोग आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, लेकिन कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो राज्यसभा है उसके इलेक्शन का प्रोसेस भी अलग से डिजाइन किया गया, डिफरेंट प्रोसेस रखा गया। इंडिया प्रैक्टिसेस फेडरलिज्म, इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है, मतलब जो अभी मैंने फेडरलिज्म का मतलब बताया, मतलब विच इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर, स्टेट्स एज वेल एज लोकल गवर्नमेंट। सो फेडरलिज्म का मतलब है हमारे यहाँ पे फेडरलिज्म टाइप की गवर्नमेंट है कि सेंटर में एक गवर्नमेंट होगी, फिर ये हो गया सेंटर में, फिर स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स हैं तो सब स्टेट्स के पास भी पावर होगी, सारे जितने स्टेट्स हैं उनके पास भी पावर होगी, वो अपने अपने स्टेट में रूल चलाएंगे, और स्टेट्स में भी बहुत सारे लोकल गवर्नमेंट होंगे, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिला परिषद है, हमने पढ़ा था सारी चीजें, जिला परिषद, फिर ब्लॉक लेवल पे और फिर पंचायत। तो ये सारे अलग अलग ऊपर से पावर को बांटा गया है नीचे की तरफ, सेंटर की गवर्नमेंट है, फिर सारे स्टेट्स आ जाते हैं, स्टेट्स के भी अंदर डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट के भी अंदर हमने देखा था ब्लॉक्स आ जाते हैं, ब्लॉक के भी अंदर पंचायत आ जाती है। तो ये ऐसे पावर जो है नीचे की तरफ बटी हुई है जिसे कहते हैं फेडरलिज्म या फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। दिस सिस्टम हेल्प्स टू कीप बैलेंस बिटवीन नेशनल यूनिटी एंड लोकल इंटरेस्ट। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है इसका फायदा क्या है, क्यों रखा गया है ऐसा। देखो कंट्री इतनी बड़ी है, इंडिया इतना बड़ा देश है, कितना बड़ा है, तो अगर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती, जैसे अभी केंद्र की जो सरकार है, तो अगर सिर्फ वही गवर्नमेंट को पूरा देश देखना होता तो कितनी मुश्किल होती। अब उन्होंने क्या किया, इस एरिया को एक सरकार दे दी, वो ये एरिया संभाल रही है, यहाँ स्टेट की गवर्नमेंट ये एरिया संभाल रही है, ये स्टेट की गवर्नमेंट ये एरिया संभाल रही है, तो ऐसे करके
पावर बट गई, अब सब जने अपना छोटा छोटा एरिया संभाल रहे, तो अच्छे से बैलेंस बन रहा है, नेशन में यूनिटी भी है। अब हर एरिया की जो सरकार है उस एरिया के लोगों की जो नीड है वो उसको पूरा करती चली जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ के लोग भी सेटिस्फाइड है, यहाँ के भी सेटिस्फाइड है, यहाँ के भी सेटिस्फाइड है, और ये सब मिलकर एक क्या बना रहे हैं, यूनिटी बना रहे हैं, एकता बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फेडरलिज्म जो टाइप की गवर्नमेंट है हमारे देश में, हमारे देश को यूनाइट रखने में मदद करती है, एकजुट रखकर आगे चलने में मदद करती है। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट अस जस्ट मूव अहेड। सो यहाँ पे दिया हुआ है डोंट मिस आउट, फैक्ट है, वी आर अवेयर दैट सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे ब्रिटेन सिस्टम इंस्पायर्ड आवर सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी समझा है। हाउएवर देयर वर आल्सो एक्सपीरियंस दैट आवर फ्रीडम फाइटर एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड practical experience gained through the participation in British colonial governance structure, even if in a very limited way, that provided familiarity with parliamentary procedure. Parliamentary form of जो गवर्नमेंट है वो हमने ब्रिटेन से लिया, इसको चलाने के पीछे मतलब जैसे ब्रिटेन ने हमारे ऊपर शासन किया, इतने समय तक हम उनकी कॉलोनी थे, तो जब वो शासन कर रहे थे तो उनकी गवर्नमेंट में भी इंडिया के कुछ लोग पार्टिसिपेट करते थे, थोड़ी बहुत तो रिप्रेजेंटेशन इंडियन भी थे उनकी गवर्नमेंट में, राइट। तो जब इंडिया के लोग उसमें थे तो उन्होंने सीखा कि आखिर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता कैसे है, पार्लियामेंट वर्क करती कैसे है, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे फंक्शन करता है, चाहे थोड़ा ही समझाओ लेकिन वो लोग उससे परिचित थे, राइट। द मेमोरी ऑफ एंशिएंट रिपब्लिक्स, महाजनपद के बारे में भी हमारे इतिहास में था, वहां पर भी यही रिपब्लिक्स वर्क कर रही थी। द विलेज पंचायत वेयर एल्डर्स मेड कलेक्टिव डिसीजंस एज वी लर्नड इन प्रीवियस चैप्टर। पंचायत हमारे यहाँ पर शुरुआत से ही है जहां पर एल्डर्स बड़े बुजुर्ग बैठकर और मिलजुल कर एक कोई डिसीजन लेते हैं, राइट। सो ये सारी चीजें हमारे पास थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले कि हमारे यहाँ पे किस हिसाब का सिस्टम होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। लेट्स रिमेंबर, यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है, द पीपल ऑफ इंडिया चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर लोकसभा थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। मैंने आपको बताया था लोकसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जिसमें लोग यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब 18 साल या उससे ज्यादा के जो बच्चे हैं वो वोट कर सकते हैं, बड़े जो है वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसमें लोकसभा में लोग क्या चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस हाउस एनविसेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज 550। मैक्सिमम लोकसभा में कितने मेंबर हो सकते हैं, 550 हो सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे हम एमपी बोलते हैं, आप सुनते होंगे ना एमपी एमएलए, तो एमपी मतलब क्या होता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में मेंबर्स हैं। इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। अच्छा, लोकसभा के इलेक्शंस में कौन रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, सिटीजन, है ना, लोग खुद चुन रहे हैं। लेकिन और वहां पे कौन से इलेक्शन हो रहे हैं, डायरेक्ट। लेकिन राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, हमने अभी देखा पिछले पेज पे कि इसके लिए अलग प्रोसीजर रखा गया। तो लोकसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन, राज्यसभा के लिए इलेक्शन इनडायरेक्टली होते हैं जिसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, बट बाय द इलेक्टोरल कॉलेज दैट यू रीड अबाउट इन प्रीवियस चैप्टर। लेकिन एक ग्रुप होता है जो मिलकर राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन करता है। बोथ द नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स एलोकेटेड एंड द नंबर ऑफ एमपीज रिप्रेजेंटेटेड इन लोकसभा आर बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट। कितने लोकसभा में मेंबर होंगे, एमपीज होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कितने राज्यसभा में सीट एलोकेट होंगे, वो सब डिसाइड करता है कि किस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है। मतलब यूपी में अगर एरिया ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो वहां ज्यादा सीट्स होंगी, मतलब वहां के ज्यादा एमपीज होंगे लोकसभा में। बिहार मान लो इतना बड़ा है तो यहाँ के इतने गिने हुए नंबर्स होते हैं, टोटल आगे दिखाया गया होगा आपको। तो हर राज्य के अलग अलग नंबर्स ऑफ एमपीज रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में, डिपेंड करता है कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक स्टेट है उसमें 80 लोग रहते हैं, ठीक है, एक स्टेट है जिसमें 40 लोग रहते हैं, तो 40 लोगों को मान लो एक सीट मिल रही है, तो इस स्टेट से सिर्फ एक व्यक्ति लोकसभा में जाएगा, और इसमें तो 80 है यानी 40-40 दो बार, तो इससे 2 व्यक्ति लोकसभा में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन के हिसाब से सीट बटी होती है। नाउ फंक्शन क्या क्या है पार्लियामेंट के, हमने देखा था कि फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे हम। सो लेट अस जस्ट रीड। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा, राज्यसभा, ये 2 हाउसेस है पार्लियामेंट के। दोनों हाउस को चलाने के
के लिए इनके एक, जैसे अपनी क्लास में, आपकी क्लास में एक मॉनिटर होता है जो चीजों को संभालता है, तो उस तरीके से एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो इंश्योर करता है कि जो भी डिबेट्स हो रही है, डिस्कशन हो रही है, उनका सही से कंडक्ट हो, वो सही से हो, एक ऑर्डर मेंटेन किया जाए। इन द लोकसभा द मेंबर्स इलेक्ट स्पीकर। लोकसभा में जो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो चीजें संभालता है, उसे कहते हैं स्पीकर। ठीक है, तो लोकसभा द मेंबर्स, जो लोकसभा के मेंबर है वो अपने बीच में से एक स्पीकर चुनते हैं जिसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। वो क्या करता है, स्पीकर का काम क्या होता है, कंडक्ट द सेशन, अलाउ मेंबर्स टू स्पीक, मेंटेन्स डिसिप्लिन एंड इंश्योर द रूल्स आर फॉलोड। ये देखते हैं कि लोगों को बोलने का मौका मिले, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो सारे, और जो भी रूल्स हैं लोकसभा के वो उन्हें फॉलो कर रहे हो। ठीक है, जैसे मॉनिटर कहता है ना, मैम टास्क देके जाती हैं, आप देखना कोई बच्चा शोर ना मचाए, जो शोर मचाएगा उसके नाम लिख लेना, ऐसी कुछ चीजें बोल के जाते हैं। तो ऐसे जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करवाना स्पीकर का काम होता है। स्पीकर कौन है, लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, आपने देखा होगा डिबेट्स वगैरह जब न्यूज चैनल पे दिखाते हैं, एक मेंबर ऊपर बैठा होता है चेयर पे, या बैठी होती हैं और वो बोलती हैं कि, या बोलते हैं कि आप लोग शांत हो जाइए, जिसकी बारी आएगी वही बोलेगा, है ना। तो आप देखना एक बार डिबेट जो होती है, क्वेश्चन आवर जो दिखाया जाता है टीवी पे। नाउ अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में जो ऐसा मॉनिटर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, राज्यसभा इज प्रिसाइडेड ओवर बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको कौन प्रिसाइड करता है, वाइस प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही कौन होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, किसके, राज्यसभा के। हु एक्ट एज इट्स चेयरपर्सन, वो राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, लोकसभा के केस में हम स्पीकर बोलते हैं, राज्यसभा के केस में हम चेयरमैन बोलते हैं। द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज इंश्योरिंग द लॉज आर इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स्ड, इज एज इंपॉर्टेंट एज इट्स लेजिस्लेटिव फंक्शन, दैट इज द मेकिंग ऑफ लॉ। हमने अभी पिछले पेज पे देखा था कि पार्लियामेंट क्या है, लॉ मेकिंग सुप्रीम बॉडी है, वो लॉ बनाती है ना। सो लॉ मेकिंग बॉडी यानी लेजिस्लेटिव फंक्शन के साथ साथ पार्लियामेंट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने। ठीक है, कैसे लॉ बनता है, क्या होता है, वो सब आगे दिया है। तो लॉ बना दिया, अब लॉ को पूरा करना भी तो काम है, तो वो कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव जो रोल है वो भी पार्लियामेंट का उतना ही एज इंपॉर्टेंट एज, वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि लॉ बनाने का काम है। अब लॉ को इंप्लीमेंट करवाना भी किसका काम होता है, एग्जीक्यूटिव का। तो पार्लियामेंट के दोनों इंपॉर्टेंट काम है, एक लेजिस्लेटिव फंक्शन और दूसरा एग्जीक्यूटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव में क्या होता है, लॉ बनाया जाता है, और एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, इंश्योर किया जाता है कि जो लॉ बने हैं वो इंप्लीमेंट हो और एनफोर्स हो, मतलब लागू हो और पूरी तरीके से उनको लोग माने। ठीक, नाउ द यूनियन एग्जीक्यूटिव गिव्स लाइफ टू लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये जो एग्जीक्यूटिव है, यही जो लॉ बनाए जाते हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है पार्लियामेंट का, उसको पूरा करते हैं। सो यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स। तो कौन कौन है जो ये लॉ बने हैं और उनको पूरा करने में मदद करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव कौन कौन होते हैं, एक होते हैं प्रेसिडेंट, एक होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, फिर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, मतलब पूरे जो मिनिस्टर हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनका जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं, लॉ जो बने हुए हैं उसको इंप्लीमेंट करते हैं, एनफोर्स करते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है वो प्ले करते हैं यूनियन लेवल पे। यूनियन मतलब पूरे इंडिया के लेवल पे, स्टेट लेवल के अलग होंगे, अभी हम यूनियन लेवल के देख रहे हैं। तो कौन कौन हो गए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद, हमने देखा हेड एज बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये लोग होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज चूजन फ्रॉम अमंग द एमपीज ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दीज मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। अब देखो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहां से आ गया, हमने पढ़ा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा के मेंबर या राज्यसभा के मेंबर, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा क्या है, पार्लियामेंट के हाउस है। तो इनके जो मेंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इन एमपी में से कुछ मिनिस्टर्स को चुना जाता है, ये सारे कुछ एमपीस में है, कुछ एमपीस में है, इनमें से कुछ मिनिस्टर्स को चुना गया जिसे कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है चुना जाता है किसमें से, एमपी में से। टोटल जो एमपी है उनमें से, दोनों हाउसेस में से। ठीक है, और ये जो मिनिस्टर है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। लोकसभा को ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं। क्यों, क्योंकि लोकसभा के जो हाउस है उसमें वो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्हें लोगों ने डायरेक्टली चुनकर भेजा है। ठीक है, तो इसीलिए वो इस हाउस को तो आंसर करेंगे।
ठीक है। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। तो सबसे पहले इसमें जो फंक्शन आ रहा है वो है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव कई बार बता दिया मैंने आपको, लॉ मेकिंग। सो लेट अस नाउ डिस्कस लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव फंक्शन देखते हैं, लॉ बनाने वाला फंक्शन। फिर एग्जीक्यूटिव फंक्शन देखेंगे, लॉ को पूरा करने वाला फंक्शन, ठीक है। सो चलिए लेजिस्लेटिव से स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन की फंक्शन दैट पार्लियामेंट नीड्स टू फुलफिल। दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग हेड्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसने बहुत सारे फंक्शंस लिखे हैं जो पार्लियामेंट को पूरे करने होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन जो संविधान में लिखा है वो फंक्शन, लॉ बनाने का फंक्शन मतलब कानून बनाना है तो, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव जो भी है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी जो देश को चलाने में खर्च आ रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन करने में खर्च आ रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी। तो ये कुछ फंक्शन है, इन सबको हम ब्रीफली आगे के सेक्शन में देखने वाले हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन कौन कौन से हैं, संविधान में कौन कौन से फंक्शन दिए गए हैं। सो लेट्स रिमेंबर फ्रॉम प्रीवियस लेसन्स ऑन द थीम ऑफ डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, नेम अ फ्यू कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। डिड यू लिस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट? व्हाट अबाउट अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन? इंडीड दीज आर द वाइटल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। देयर आर अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट वी विल एक्सप्लोर इन हायर ग्रेड्स। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन हो गए, संविधान में जो काम कहे गए हैं सरकार को करने के लिए, वो सारे फंक्शन क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जैसे इलेक्शन करवाना किसके, वाइस प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराना, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस कराने, अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, टू चेंज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कुछ चेंजेस करने, तो वो भी किसका काम है, पार्लियामेंट का। तो ये कुछ काम ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन के अंदर आते हैं। सो पार्लियामेंट इज डायरेक्टली एंट्रस्टेड विद अपहोल्डिंग द कोर वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारत का संविधान जो है, उसका कोर बिल्कुल जो एक प्रिंसिपल है उसको मेंटेन करना, अपहोल्ड करना, ये इसके लिए पार्लियामेंट पे डायरेक्टली इंटरेस्ट किया जाता है, पार्लियामेंट का ये रोल होता है। जैसे कौन कौन से काम, एनेबलिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, कि डेमोक्रेसी मेंटेन हो बाय प्रोवाइडिंग यूएएस या यूएएफ, कि सभी लोगों के पास वोटिंग का अधिकार हो। देन फॉलोइंग द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। गवर्नमेंट के 3 पिलर्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो हमने देखा था ये तीनों सेपरेट है, ये अपना अपना काम करते हैं, एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स ये डिसाइड करना। देन एंश्योरिंग फेडरलिज्म, फेडरलिज्म मैंने बताया कि कितनी पावर सेंटर के पास होगी, फिर हर स्टेट को कितनी पावर देनी है, फिर स्टेट के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है उसको कितनी पावर देनी है, राइट। सो ये फेडरलिज्म मेंटेन करना। नेक्स्ट इज अपहोल्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय फ्रेमिंग लॉज एंड पॉलिसी, ऐसे लॉज बनाना, पॉलिसीज बनाना जिसमें कि जो इंसान, जो सिटीजन है, उनके मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है, उनको अपहोल्ड करना, उनको देखरेख करना कि कोई उनको नुकसान ना पहुंचाए। डीपीएसपी जो हमने पढ़ा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या होते हैं डीपीएसपी, कि जो स्टेट है, जो सरकार है, उसका क्या काम है देश के प्रति, वो क्या कर सकते हैं, और ताकि समाज में सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर मेंटेन हो सके, ठीक है। तो ये सब करवाना किसका काम है, ये कौन सी ड्यूटीज में आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन में ये आता है। ओके, नाउ सेकेंड इज लॉ मेकिंग, कानून बनाना है, ये भी एक काम है। सो अमंग द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉज, एक और सबसे प्राइमरी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेजिस्लेचर की, लॉ बनाने की। कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड आउट एन एलाबोरेट एंड रिगरस प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, ये जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस है कि कानून बनाना है, ऐसे नहीं आज मेरे मन में ये आ गया और क्योंकि मैं पावर में हूं तो मैं कुछ भी कानून बना दूंगी, नहीं। कौन सा कानून बनेगा, कैसे बनेगा, उसका एक एलाबोरेट, बहुत डिटेल में प्रोसेस और बहुत टफ प्रोसेस, रिगरस मतलब बहुत कठिन एक प्रोसेस दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में बताया गया कि कानून कैसे बनेगा। सो अ लॉ यानी जो कानून है इज जनरली brought into force through instrument called an act, एक एक्ट बनता है, एक्ट पास होता है पार्लियामेंट में, तब जाके ये जो लॉ है वो फोर्स में आता है, मतलब लागू होता है। अब ये एक्ट बनने के लिए ऐसा नहीं कोई कागज लाए और उसको एक्ट बना दिया, नहीं, उसका क्या प्रोसेस है। तो इस एक्ट को बनाने के लिए, मान लो मुझे कोई कानून बनाना है तो मैं पहले एक बिल लेकर आऊंगी, एक बिल पास करवाऊंगी पार्लियामेंट में। सो अ बिल विच इज अ ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड लॉ इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट एंड गोज थ्रू अ लॉन्ग एंड एफर्टफुल जर्नी बिफोर
इट बिकम्स एन एक्ट। तो ये एक्ट डायरेक्टली जाके नहीं बन जाता। मान लो मुझे कोई कानून बनवाना है तो मैं एक बिल लेकर आऊंगी जिसमें वो जो लॉ मैं बनाना चाहती हूँ, प्रपोज लॉ जो मैं प्रपोज कर रही हूँ लॉ कि ये बनना चाहिए, वो पार्लियामेंट में मैं इंट्रोड्यूस करूंगी इस बिल के थ्रू। फिर उस पे एक बहुत थॉटफुल, बहुत लंबी डिबेट होगी, सारे जो हाउस के मेंबर्स हैं वो डिबेट करेंगे कि ये लॉ सही है कि नहीं, बनना चाहिए कि नहीं, तब जाके सब चीजें ठीक होती है, तब वो एक्ट बनता है एक बिल। तो given below is the journey of how a bill become an act and ultimately a law. In the case of Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 RTE, अब एक एक्ट ऐसा ही आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो कैसे जर्नी होती है, किस तरीके से एक कोई एक्ट बनता है बिल के थ्रू, पहले बिल आता है फिर एक्ट बनता है, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे एक बिल आया था जिसमें बच्चों को एजुकेशन देने के लिए एक बिल लाया गया, उसको पास करके एक्ट बनाया गया जिसका नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसको कहते हैं RTE एक्ट ऑफ 2009। 2009 में ये एक्ट पास हुआ। पहले ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था, बिल के फॉर्म में। बिल क्या होता है, बिल क्या होता है, बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड लॉ। जो लॉ हम लाना चाहते हैं उसका एक ड्राफ्ट होता है दैट नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए होता है बिफोर इट कैन बी एनेक्टेड इनटू लॉ। लॉ बनाने से पहले उसको पार्लियामेंट में लाया जाता है, डिबेट की जाती है, तब जाके कोई बिल जो है एक्ट बनता है और एक्ट से लॉ कहलाता है। तो क्या प्रोसेस है इस वाले बिल के प्रोसेस से हम समझेंगे कैसे ये एक्ट बना था। सो मोस्ट पीपल कॉल मी RTE। ये जो RTE अभी बिल है ये अपने बारे में कह रहा है कि बहुत सारे लोग मुझे RTE कहते हैं। मैं कब एग्जिस्टेंस में आया, कब मैं ये एक्ट कब बना, अगस्त 2009 में। दो द आइडिया बिगेन ऑलमोस्ट अ सेंचुरी बिफोर। जो इसका आइडिया है, ये जो अगस्त 2009 में RTE एक्ट बना, एक्ट बन गया मतलब अब ये कानून बन गया, लेकिन ये जो एक्ट बना है इसके पीछे का ये जो आइडिया है किस लिए लॉ लाना था, वो कम से कम एक सेंचुरी मतलब 100 साल पहले से लगभग ये आइडिया चल रहा था। और देखो कितना समय लग गया कानून बनने में। माई रूट्स लाई इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है उसमें एक सेक्शन है, जैसे फंडामेंटल राइट्स मिले हुए वैसे DPSP का एक सेक्शन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें मेंशन था ये पहले, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में चीज मेंशन थी, मतलब सरकार को ये कभी ना कभी तो इस पे वर्क करना था। दो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांटेड मी टू इम्प्लीमेंट विद इन अ डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, दिस डिडंट हैपन, लिविंग काउंटलेस चिल्ड्रन विदाउट एक्सेस टू एजुकेशन। जो संविधान बनाने वाले लोग थे उन्होंने इसको RTE से रिलेटेड जो चीजें उसको DPSP में रखा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, क्योंकि इसमें जो खर्चे चाहिए या जो रिसोर्सेज चाहिए, जब हमारा देश आजाद हुआ उस वक्त हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि सभी बच्चों को फ्री में शिक्षा प्रोवाइड की जाए। लेकिन उन्होंने सोचा इसको अभी हम DPSP के अंदर रखते हैं। एक डिकेड के अंदर, मतलब देश आजाद हुआ 1947 में, कानून बना 1950 में संविधान, तो उन्होंने कहा लगभग 10 साल के अंदर यानी 1960 तक हम इसको इस एक्ट को बना देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और बहुत सारे बच्चे, काउंटलेस मतलब जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते, अनगिनत बच्चों को एजुकेशन शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। नाउ अर्ली 1990s में क्या हुआ, someone argued in court that I was inherently part of fundamental right in constitution, namely the right to life, as education is important to lead a meaningful right. कॉन्स्टिट्यूशन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक है फंडामेंटल राइट, जैसे आपकी बुक में चैप्टर होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 जो है, या पार्ट नंबर 3 आप बोल सकते हो, या पार्ट नंबर 4, तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है। ये ऐसे राइट हैं जो बेसिक, फंडामेंटल मतलब क्या होता है, बेसिक, ये तो आपके पास होने ही चाहिए, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, सरकार भी नहीं छीन सकती। इसमें एक राइट ऐसा आता है, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 जो है, जैसे आपका यूनिट है फिर यूनिट के अंदर चैप्टर होते हैं, ऐसे फंडामेंटल राइट जो पार्ट है आपका, उसमें एक आपके आर्टिकल आता है, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ में ऐसी चीजें रखी गई हैं जो आपके जीने के लिए जरूरी है, जो इंसान से कोई छीन ही नहीं सकता। ऐसे ही पार्ट 4 में DPSP है। यूनिट 4 कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, या पार्ट 4 DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो फंडामेंटल राइट में कोई चीज अगर है तो सरकार भी उसको नहीं छीन सकती, लेकिन DPSP में अगर कोई चीज है, मतलब आप सरकार को कोर्ट में नहीं ले जा सकते अगर सरकार उसको पूरा नहीं कर रही है तो। लेकिन हाँ, सरकार की एक नैतिकता बनती है कि उस चीज को करना चाहिए। जैसे पहले ये RTE जो हम पढ़ रहे हैं ये DPSP के अंडर था, तो DPSP के अंदर था तो हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसको 1990s में डिबेट चालू हुई कि जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21, इसके अंदर हमें RTE को लाना चाहिए, राइट टू एजुकेशन को लाना चाहिए, क्योंकि बिना एजुकेशन के राइट टू लाइफ जीने के लिए, मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो इसके लिए राइट टू लाइफ के अंडर इसको डालो।
ठीक है, किसको? आरटीई को। सो ये 1990s में डिस्कशन चालू हुई। तो राइट टू लाइफ किसके अंडर है? फंडामेंटल राइट के। फंडामेंटल राइट कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? पार्ट 3 है। पहले ये राइट टू एजुकेशन किसके अंडर था? डीपीएसपी के अंदर। ये किस पार्ट में आता है? डीपीएसपी पार्ट 4 में आता है, ठीक है। नाउ राइट टू लाइफ, एज एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट टू लीड अ मीनिंगफुल लाइफ। तो राइट टू लाइफ के अंदर अगर हम एजुकेशन को डाल देते हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षित है तो वो अपने जीवन को मीनिंगफुल बना सकता है। पार्लियामेंट्री एक्शन बिगिन सम ईयर लेटर विद एन इंट्रोडक्शन ऑफ 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। अब क्या हुआ? अब पार्लियामेंट में डिस्कशन चालू हुई तो कुछ सालों बाद 1990s में डिस्कशन चालू हुई तो कुछ सालों बाद इंट्रोड्यूस किया गया इस प्रोसेस को बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। 2002 के एक अमेंडमेंट एक्ट आया। अमेंडमेंट मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में 86 नंबर का चेंज करने वाले थे, ठीक है। 2002 में हुआ, जिसने मैंडेट किया कि आर्टिकल 21 जो अभी मैंने आपको बताया पार्ट 3 में है, उसमें एक अमेंडमेंट हुआ तो ए लगा देते हैं, है ना, बाद में ऐड हुआ तो कैपिटल ए लगाया। आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, कि जो भी बच्चे 6 और 14 साल के बीच में हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना है हर बच्चे को, ठीक है। तो ये बाद में जोड़ा गया संविधान के फंडामेंटल राइट में, पहले वो डीपीएसपी में था, ठीक। अब 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देनी है तो पैसे तो चाहिए ना। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन वैसी नहीं थी, इसीलिए उसको डीपीएसपी में रखा गया। जब हमारे पास इतनी सुविधा हुई तो हमने उसको पार्ट 3 में रख दिया, यानी फंडामेंटल राइट में। फिर उसके बाद क्या हुआ? 2002 में हमने देखा, फिर 6 years लेटर आई वॉज टेबल्ड एज अ बिल इन राज्यसभा। फिर एक बिल के रूप में मैं 6 साल बाद राज्यसभा में आया। अ कमिटी स्टडीड मी थोरोली एंड सजेस्टेड मॉडिफिकेशन। फिर एक कमिटी बनाई गई जिसने उस बिल के ऊपर, जो बिल में हम लॉ लाना चाह रहे थे ना, आरटीई को हम लाना चाह रहे थे फंडामेंटल राइट के अंदर, उस पे एक कमिटी बनाई गई। उन्होंने डिस्कशन किया, थोरोली उसको देखा, कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए सजेशन दिए। फिर द मेजर डिबेट कंसर्न फंडिंग। फंडिंग सबसे मेजर डिबेट का विषय था कि पैसे कहां से आएंगे, किस तरीके से हम पैसे लगाएं। सो नए स्कूल बनाने पड़ेंगे, इतने बच्चों को शिक्षा देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, टीचर्स ऑफ अ मिलियन चिल्ड्रन वुड बी कॉस्टली, टीचर्स भी हमें अपॉइंट करने पड़ेंगे, है ना। बाय 2008 द MPs डिटरमाइन इट वाज टाइम। फिर 2008 का समय आया कि अब ये सही समय है, हम ये चीजें कर सकते हैं। सो 2009 का जब इलेक्शन हुआ, आफ्टर दिस इलेक्शन द न्यू गवर्नमेंट परस्यूड द मैटर एंड इन अगस्त 2009 आई वाज पास्ड इन लोकसभा एंड रिसीव द प्रेसिडेंट एसेंट बिकमिंग एन एक्ट। फिर 2009 के इलेक्शन के बाद मुझे 2009 अगस्त में पास किया गया लोकसभा से, और उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट मिला कि ठीक है, ये जो बिल पास हो गया है लोकसभा में, मैं इसको सहमति देता हूँ। प्रेसिडेंट ने अपनी सहमति दी और उसके बाद जाके मैं क्या बन गया? एक्ट। तो आप कहानी देख सकते हो, पहले वो बिल के रूप में आया और बिल से क्या बन गया? एक्ट बन गया। तो उसके लिए क्या होना पड़ा? उसे लोकसभा में पास होना पड़ा, इतनी सारी डिस्कशन डिबेट के बाद, और फिर प्रेसिडेंट का भी एसेंट चाहिए, तब जाके एक्ट बना। नाउ अब ये बिल कह रहा है, टुडे आई हैव एनेबल्ड द क्रिएशन ऑफ लीगल पाथवे फॉर चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल, फैसिलिटेटेड न्यू स्कूल कंस्ट्रक्शन एंड एंश्योर्ड फ्री बुक्स एंड यूनिफॉर्म फॉर चिल्ड्रन। सो आप देखते होंगे अब गवर्नमेंट, ये बिल आने के बाद जो सरकारी स्कूल में शिक्षा है बिल्कुल फ्री है, आप 12वीं तक पढ़ सकते हैं, आपको किताबें फ्री में मिलती हैं सरकारी स्कूल में, राइट। सो ये सारी चीजें तब पॉसिबल हो पाई जब ये एक्ट बना, लॉ आया तब। ओके, नाउ यहाँ पर इसी को पूरा प्रोसेस समझाया गया है कि बिल से एक्ट कैसे बनता है, प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन पार्लियामेंट। सबसे पहले यहाँ दिया है इंट्रोडक्शन इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये जो बिल है पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, ईदर मतलब किसी भी हाउस में हो सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। फिर बिल इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद बिल को रीड किया जाता है, रीडिंग ऑफ बिल। फिर उसके बाद एक कमेटी बनाई जाती है, रेफर टू स्टैंडिंग कमेटी। अब ये कमेटी टेक ऑफ कंसिडरेशन एंड पासिंग की क्या क्या उसमें देखना है, सब चीजें डिटेल में वो समझती है। फिर ये स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है बेटा? स्टैंडिंग कमेटी एक परमानेंट कमेटी होती है जिसमें एमपी होते हैं। एमपीज में चेंज बट द कमेटी एज स्ट्रक्चर रिमेन। एक कमेटी होती है, एक मेंबर्स होते हैं, उसमें एमपी होते हैं, एमपीज चेंज होते रहते हैं लेकिन कमेटी रहती है जो गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज है उसको स्क्रूटनाइज करते हैं। स्क्रूटनाइज करना मतलब उसके ऊपर देख रेख करते हैं कि काम सही हो रहा है कि नहीं। कोई रिकमेंडेशन देने होते हैं तो वो देते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई भी एक्शन अगर गवर्नमेंट ले रही है तो कि आपने ये एक्शन क्या सोच कर लिया है, क्या क्या सोचा था इससे पहले, क्या क्या आपने रेफरेंस में लिया, राइट। तो ऐसी कमेटी के पास उस बिल को भेजा जाता है। उसके बाद कंसिडरेशन होता है, क्लॉज बाय क्लॉज मतलब उस बिल में क्या क्या प्रोविजन है, हर एक चीज का डिस्कशन होता है, अमेंडमेंट
गवर्नमेंट वोटेड, अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो उसके लिए वोटिंग होती है, फिर बिल पे वोट होता है कि कितने लोग उसके सहमति में है, फिर प्रोसेस रिपीटेड इन अदर हाउस। मान लो लोकसभा में बिल आया था तो लोकसभा में वोटिंग होगी कि कितने लोग चाहते हैं बिल पास हो जाए। मान लो कि ज्यादा लोगों ने, मेजोरिटी ने कहा हम चाहते हैं बिल पास हो जाए, फिर उसके बाद बिल जाएगा अदर हाउस मतलब राज्यसभा में, और अगर राज्यसभा में बिल आया था तो राज्यसभा में पहले पास होगा, फिर बिल जाएगा लोकसभा में, अदर हाउस में जाएगा, फिर यहां भी अगर पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा, सहमति मिलेगी, तब जाके नोटिफिकेशन आएगा गवर्नमेंट के गैजेट में कि ये बिल जो है अब एक्ट बन चुका है। ओके, ऑल बिल्स में नॉट बी रेफर टू कमिटी। अब यहाँ पे जो कमिटी वाला ऑप्शन दिया है कि बिल इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद कमिटी के पास डिबेट डिस्कशन के लिए भेजा जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि हर बिल को कमिटी के पास भेजा जाए। ओके, तो ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जरूरी नहीं है कि हर बिल के साथ हो। सो ये एक प्रोसेस है लॉ मेकिंग का, ये आपको अगर याद रहेगा तो आप आंसर्स लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, बिल इंट्रोड्यूस हो गया, फिर रीडिंग, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये जो रीडिंग है ये ओरिजिन कहाँ हुआ है? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। हमने बहुत सारी चीजें वहां से सीखी है ना। सो मैनी एमपीज वर इलिटरेट, सो अ क्लर्क वुड रीड आउट द कंटेंट ऑफ द बिल फॉर एमपीज टू डिस्कस। टुडे एमपीज रीड द बिल बिफोर द डिस्कशन टेक प्लेस। सो ब्रिटिश पार्लियामेंट के दौरान जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर थे, बहुत सारे एमपी ऐसे थे जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, इलिटरेट होते थे, तो उनको कैसे पता चलेगा बिल में क्या है? इसीलिए कोई क्लर्क, कोई एक व्यक्ति बिल के जो टॉपिक्स हैं उनको, कंटेंट्स को रीड करता था ताकि सारे एमपीज उसको सुन सके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उस पर डिस्कशन कर सके। आज के समय में सभी एमपी बिल को रीड करते हैं और उसके बाद डिस्कशन होती है। क्लॉज, क्लॉज मतलब बिल के पार्ट्स, जैसे इतना बड़ा बिल है तो उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की मैं पार्ट 1 में ये लाना चाहता हूँ, पार्ट 2 में, तो सारे पार्ट्स पे डिस्कशन होगी जो एक्सप्लेन करते हैं स्पेसिफिक डिटेल ऑफ द बुक बिल। एग्जांपल, आरटी डिफाइन एज ग्रुप टू विच इट अप्लाइज 6 to 14 ईयर्स। जैसे आरटी में एक क्लॉज है कि कितने एज के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, 6 से 14 साल के बच्चों को, तो ये एक क्लॉज हो गया। ऐसे क्लॉजेस पे डिस्कशन होते हैं। फिर गेजेट में जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है उसमें अनाउंस किया जाता है लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कि बिल अब क्या बन गया है, एक्ट बन गया है। ठीक है, सो आई होप द प्रोसेस इज क्लियर कि कैसे होती है सारी चीजें। नाउ डोंट मिस आउट, सम टाइप्स ऑफ बिल हैव टू बी टेबल ओनली इन लोकसभा। कुछ बिल ऐसे हमने देखा लोकसभा में भी बिल ला सकते हैं, राज्यसभा में भी, लेकिन कुछ बिल ऐसे हैं जो सिर्फ लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है मनी बिल, पैसे से रिलेटेड कोई बिल है जो कंसर्न है फाइनेंशियल मैटर से, जैसे टैक्स गवर्नमेंट जो लेती है, गवर्नमेंट के जो कर्जे हैं, इन सब से रिलेटेड जो बिल है वो लोकसभा में ही पास हो सकता है। इट इज एसेंशियली अ ड्राफ्ट लॉ दैट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। लोकसभा में ही इसका ड्राफ्ट लॉ वो होगा इंट्रोड्यूस। हाउएवर द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल रिक्वायर्स द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो ऐसे बिल है मनी बिल, ऐसा नहीं कि इनको सिर्फ लोकसभा में हम ला सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो जाके सीधा इंट्रोड्यूस कर दिया, नहीं, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट से कि प्रेसिडेंट सर और मैम मनी बिल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हम लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप हमें परमिशन दीजिए। प्रेसिडेंट अप्रूवल देंगे तब जाके ये बिल आप लोकसभा में ला सकते हैं। प्रेसिडेंट अधिकतर क्या प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी ये रूल है कि पहले प्रेसिडेंट से सहमति लेनी पड़ेगी। ओके, नाउ ये दो फंक्शन हमने पढ़ लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ लिया और लेजिस्लेटिव पढ़ लिया, लॉ बनाने का। तीसरा है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। जो एग्जीक्यूटिव है, जो काम करने वाले, लॉ तो बन गया, अब लॉ को पूरा कौन कराएगा? सो हमने देखा था प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के अलावा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है अभी मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले, तो ये पार्ट होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के। स्टेट एग्जीक्यूटिव अलग होते हैं, हर स्टेट के अलग अलग, और ये यूनियन हो गए। सो ये क्या है? दे आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज एंड ओवरसीइंग द इफेक्टिव रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये देखें कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, ठीक है, और गवर्नमेंट सही से फंक्शन कर रही है कि नहीं। फिर टेक डिसीजन रिगार्डिंग द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल लेड आउट इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स लॉ। फिर देखना है कि दिन प्रतिदिन की जो प्रक्रिया है, फंक्शन है गवर्नमेंट का, सरकार का, वो सही से हो रहा है कि नहीं, जो भी प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, लॉज दिए गए हैं, उनके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। फिर वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए लोकसभा में क्वेश्चन भी किए जाएंगे तो उनको आंसर भी देना है। लोकसभा में जो सरकार से क्वेश्चन करते हैं उसके लिए डिवोटेड टाइम है कि इसी टाइम फ्रेम में आप क्वेश्चन कर सकते हो। उस मैकेनिज्म को, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन
आवर विच रिक्वायर मिनिस्टर टू जस्टिफाई देयर एक्शन एंड डिसीजन। इस क्वेश्चन आवर में जो सरकार है उनके मंत्रियों से क्वेश्चन किए जाते हैं और सरकार को उनके अपने एक्शन के प्रति आंसर देना पड़ता है। क्वेश्चन आवर इन लोकसभा इज सेलेक्टेड पीरियड, एक टाइम पीरियड होता है जो कि टिपिकली द फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन वेयर एमपीज कैन आस्क मिनिस्टर्स क्वेश्चन अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज। हमने देखा था सारे एमपीज में से कुछ मिनिस्टर्स चुने जाते हैं, है ना। अब ये मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव है। हमने ये भी देखा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये क्या है, एग्जीक्यूटिव है। ये लॉ को पूरा कर रहे हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना। तो अभी जो बाकी के एमपीज बच गए जो मिनिस्टर नहीं है, इनका काम क्या रहेगा, इससे पूछना कि तुमने काम सही से किया कि नहीं, आपने ये एक्शन क्यों लिया, आपने वो एक्शन क्यों लिया। तो एमपी से क्वेश्चन पूछने के लिए 1 घंटे का टाइम दिया गया है। उस घंटे को हम कहते हैं क्वेश्चन आवर। ये जो 1 घंटा है, जैसे रोज का पार्लियामेंट का जब काम शुरू होता है तो पहला घंटा जो होता है 11 से 12 का टाइम रहता है, या जो भी पहला घंटा है वो दिया गया है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो ये प्रोसेस है क्वेश्चन आवर। इट इज अ प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट दैट होल्ड्स द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। इट मस्ट जस्टिफाई ऑल एक्शन एंड डिसीजन। इससे क्या प्रोसेस है, ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्यों पूछे जा रहे हैं, ताकि ये जो मिनिस्टर्स हैं, जो इनको हम एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं, इनको काम करना है तो ये अकाउंटेबल है, इनको आंसर देना पड़ेगा क्योंकि इन्हीं लोगों ने इनको चुना है। लोकसभा नहीं चुना है तो लोकसभा के मेंबर्स को इनको आंसर करना पड़ेगा। स्पेशल कमिटीज ऑल्सो होल्ड मीटिंग्स वेयर मिनिस्टर्स हैव टू एक्सप्लेन एंड आंसर क्वेश्चन अबाउट देयर पॉलिसीज। अब इन मिनिस्टर्स ने कोई पॉलिसी बनाई तो अलग से कमिटी भी बनती है। उन कमिटीज में जो लोग होते हैं वो इनसे क्वेश्चन पूछते हैं मिनिस्टर से कि आपने ये जो पॉलिसी बनाई है क्यों बनाई है, इसका क्या बेनिफिट है। तो ये क्वेश्चनिंग होती है इनसे, ऐसा नहीं कि मिनिस्टर बन गए और आप सीधे काम किए चले जा रहे हो, राइट। नाउ दीज कमिटीज में इंक्लूड एमपीज फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये जो कमिटी बनाई गई है ना, इसमें ऐसा नहीं कि जो सरकार में वही लोग होंगे, वो तो उनके साथ के ही क्वेश्चन पूछेंगे ना, अच्छे क्वेश्चन ही पूछेंगे, उनको क्यों क्वेश्चन करेंगे। इसमें किसी भी सरकार के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो सकते हैं ताकि मिनिस्टर्स पे नजर रखी जा सके वो काम कैसे कर रहे हैं। यहाँ दिया है पार्लियामेंट इजंट ऑलवेज फॉर्मल और सीरियस। पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हमेशा फॉर्मल डिस्कशन ही होते हैं, सब सीरियस ही रहते हैं। कभी कभी एटमॉस्फेयर, वहां का जो माहौल है, पोएट्री और ह्यूमर से भर जाता है। लोग गजल, शायरी ये सब भी करते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, व्हाइल प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट फॉर द ईयर 2025-26 ऑन 1 फरवरी 2025, इसी साल की बात है 2025 में जब यूनियन बजट पेश हो रहा था, हमारी जो फिनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन रिसाइटेड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम तिरुकुरल, एन एंशिएंट इंडियन ट्रीटीज इन तमिल ऑन एथिक्स एंड मोरालिटी। तिरुकुरल एक ट्रीटीज है, एक किताब हम कह सकते हैं जिसमें एथिक्स यानी जो हमारी नैतिकता है, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे मोरालिटी हमारी क्या नैतिकता और दूसरों के प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने एक वर्ड्स पढ़ा इससे तिरुकुरल में जो लिखा हुआ है। जैसे ये लैंग्वेज वहां का रीजनल लैंग्वेज है, वानोकी वलुम उलाकेलम मनावन कोलनोकी वालंग कुड़ी। हो सकता है मैंने सही से रीड ना किया हो, मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट, सॉरी इफ आई मिस प्रोनाउंस एनी वर्ड। लेकिन हाँ, इसका मीनिंग मैं बताती हूँ। जस्ट एज लिविंग बींग्स लिव एक्सपेक्टिंग रेन्स, सिटीजन्स लिव एक्सपेक्टिंग गुड गवर्नेंस। जैसे जो भी जीव है वो जो भी जीव है वो बारिश के भरोसे हैं कि बारिश होगी, बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए, राइट, पानी हमें मिलता है उससे। ऐसे ही जो नागरिक होते हैं वो गुड गवर्नेंस एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार है तो गवर्नेंस, सरकार अच्छी होनी चाहिए, हमारी जो प्रशासन है वो अच्छे से प्रशासन व्यवस्था को संभालनी चाहिए। सो ऑन हियरिंग दिस देयर वाज एन एंथुसियास्टिक थंपिंग ऑफ डेस्क फ्रॉम द ट्रेजरी बेंचेस। जो बाकी के लोग थे वो लोग सपोर्ट करने के लिए बेंचेस को क्लैप करने लगते हैं, मतलब सपोर्ट दिखाते हैं कि आपने बहुत अच्छी बात कही। ऐसा ही एक दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, ह्यूमर इन पार्लियामेंट। 2011 में क्या हुआ, During a spirited debate in Lok Sabha parliamentary, Sushma Swaraj quoted a poetic words to criticize the government. यहाँ पर क्या हुआ था, 2011 में सुषमा स्वराज जी उस वक्त थी, तो उन्होंने गवर्नमेंट को, जो उस वक्त की सरकार थी, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए यहाँ पर एक पोएटिक, एक कविता उन्होंने पढ़ी कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजानों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, डोंट चेंज द टॉपिक। इसमें ये है, तू इधर इधर की बात मत कर, मतलब कि डोंट चेंज द टॉपिक, जस्ट से व्हाई कारवां वाज लूटेड, कि ऐसा क्यों हुआ, ये जो नुकसान हुआ ये क्यों हुआ। वी हैव नो कंप्लेंट विद द रॉबर्स, जो चोरी की हमें उनसे शिकायत नहीं है, बट दिस इज अ क्वेश्चन ऑन योर लीडरशिप, कि तुमने कैसे शासन संभाला, ये इस पे क्वेश्चन है। तो ऐसा उन्होंने अपोजिशन, मतलब जो गवर्नमेंट थी उस वक्त, तो अपोजिशन में होकर उन्होंने गवर्नमेंट से ऐसे सवाल किया। तो इसके रिस्पॉन्स में जो गवर्नमेंट में
उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने बहुत शांति से उठकर मुस्कुराते हुए पोएटिक लाइन में जवाब दिया, कहा, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। आई एडमिट दैट आई एम नॉट वर्दी ऑफ योर साइट, यू शुड लुक एट माई जील एंड माई परसिवरेंस। सो मैंने काम कैसे किया है, मेरी लगन को तो देख। सो ये चीजें आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं सर्च करके, जो डिबेट्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट का जो एक मूड है वो हर वक्त सीरियस रहता है, लोग हंसी मजाक भी करते हैं और काम भी करते हैं। नाउ यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया है फ्रॉम अ रिपोर्ट ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मैंने आपको बताया कमिटीज बनाई जाती है डिस्कशन करने के लिए। सो हेल्थ फैमिली वेलफेयर की कमिटी ने यहाँ पर एक रिपोर्ट दी है, ये रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट आपको दिया गया है। नाउ द कमिटी एट दिस जंक्चर नोटिस दैट इन सम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हैज नॉट बीन ओपन। देखो, आयुष संस्था में ऐसा एक प्रोविजन होगा कि डिपार्टमेंट ओपन करना है, तो कमेटी रिकमेंडेशन देती है कि बहुत सारी जगह पर ये ऑफिसेज ओपन नहीं है। कमेटी टू बूस्ट द आयुष सिस्टम को और अच्छा करने के लिए एंड फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन इन आयुष हेल्थ केयर, ये हेल्थ केयर से रिलेटेड एक स्कीम है, रिकमेंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू इम्प्रेस अपॉन एंड परसुएड द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी विद नो सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ आयुष टू क्रिएट सच अ डिपार्टमेंट फॉर स्पीडी डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष सेक्टर एंड स्कीम रेस्पेक्टिवली। सो आयुष में जो स्कीम्स बनाई जाती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है, जो एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है जो आयुष में स्कीम्स बनती हैं, प्रोविजंस लाए जाते हैं, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने सजेशन दिया है कमेटी ने कि आप जिस भी राज्य में या जिस भी यूनियन टेरिटरी में अलग से डिपार्टमेंट नहीं है, तो आप उनको कहिए कि जल्दी से जल्दी डिपार्टमेंट्स बनाएं ताकि फंक्शन अच्छे से हो सके। तो इस तरीके की सजेशन कमेटी देती है। तो अब सजेशन अगर मानने योग्य है तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। अब देखो एक्शन क्या लिया गया। पब्लिक हेल्थ इज बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट, क्रिएशन ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ आयुष इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज comes under purview of respective state and union territory government. उसके बाद लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज रिक्वेस्टेड स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट इन डिफरेंट मीटिंग टू क्रिएट सेपरेट डायरेक्टरेट्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर इन एसपीएमयू, डीपीएमयू इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर स्पीडी डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनएएम नेशनल आयुष मिशन जो है स्कीम। एज ऑन डेट सेपरेट आयुष डायरेक्टरेट इज अवेलेबल इन 24 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो मतलब अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट को, जहां पर ये सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है, कि वहां पर सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाए ताकि ये जो 24 स्टेट्स, जो भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां पर पूरे हो सके। तो इस तरीके से गवर्नमेंट फिर एक्शन लेती है, कमेटी जो भी सजेशन देती है, राइट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ क्वेश्चन दिया है, जो भी अभी हमने रिपोर्ट पढ़ी, मीटिंग हो रही है स्टैंडिंग कमेटी और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ऑफिसर्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये रिपोर्ट थी। दोनों के बीच में कमेटी ने कुछ सजेशन दिया और मिनिस्ट्री ने कुछ एक्शन लिया। तो ये स्क्रीनशॉट जो हमने देखा, इसको हमें डिस्कस करना है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है जो कि रिव्यू किया है कमेटी ने, एंड आइडेंटिफाई द कमिटीज रिकमेंडेशन, कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया है और गवर्नमेंट का क्या रिप्लाई है। तो ये सारी चीजें मैंने रीड किया है। तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कमेटी बनाई गई है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के लिए, वो रिपोर्ट कर रही है। पहला क्वेश्चन है ना, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, तो वो रिपोर्ट कर रही है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, कमेटी ने क्या रिव्यू किया, कौन सा सब्जेक्ट देख रही है कमेटी। द रिव्यू सब्जेक्ट इज को-लोकेशन ऑफ आयुष फैसिलिटीज इन प्राइमरी हेल्थ केयर एंड CHCs एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। सो जो आयुष की फैसिलिटीज है उनको कोलोकेट करना। तीसरा, कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिए, कमेटी रिकमेंडेड दैट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विदाउट अ सेपरेट आयुष डिपार्टमेंट शुड क्रिएट वन। जहां पर आयुष डिपार्टमेंट सेपरेटली नहीं है, उनको अलग से आयुष डिपार्टमेंट क्रिएट करने होंगे उन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। फिर गवर्नमेंट ने क्या रिप्लाई दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। सो गवर्नमेंट रिप्लाइड दैट हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। हेल्थ जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट उसकी देखभाल करती है, बट इट हैज रिक्वेस्टेड स्टेट्स टू क्रिएट आयुष डायरेक्टरेट्स। ये हमारा काम नहीं है, स्टेट का काम है डिसाइड करना कि कहाँ पे आयुष की फैसिलिटी बननी चाहिए, कहाँ नहीं। फिर भी हमने स्टेट्स को रिक्वेस्ट किया है कि आयुष के डायरेक्टरेट्स बनाए जाए और 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने ऑलरेडी बना भी दिए हैं। ठीक है, अब ये स्टेट का सब्जेक्ट क्या होता है, यूनियन सब्जेक्ट क्या होता है, ये भी आगे पढ़ने को आपको इसी चैप्टर में दिया गया है। सब्जेक्ट मतलब कि कौन से काम किसके लिए बटे हुए हैं, सेंटर लेवल की गवर्नमेंट क्या काम करेगी, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट क्या काम करेगी, राइट। नाउ नेक्स्ट फंक्शन क्या है,
फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड भी कोई काम कर रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। द पार्लियामेंट अप्रूव्स एंड मॉनिटर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थ्रू एनुअल बजट एंड एग्जामिनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स टू डिफरेंट मिनिस्ट्री। सो पार्लियामेंट अप्रूव करती है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि कितना भी पैसा कहीं भी लगा देगी। जो बजट आता है, अभी हमने जैसा फाइनेंस मिनिस्टर का पढ़ा कि वो बजट पेश कर रही हैं निर्मला सीतारमण जी 2025 में 1 फरवरी को, वैसे ही जब बजट आता है तो गवर्नमेंट अप्रूव करती है, उसके बाद कहां पर कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है फंड, वो भी देखा जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। सो द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू पार्लियामेंट इन अ टाइमली एंड एक्यूरेट मैनर। सो गवर्नमेंट को ये इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट को देना ही पड़ती है कि कितना वो कहां पर यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक दैट पार्लियामेंट कीप्स आई ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? हिंट, हुज मनी डज द गवर्नमेंट स्पेंड? अच्छा, आपको क्या लगता है पार्लियामेंट क्यों नजर रखती है कि गवर्नमेंट कितना खर्चा कहां पर कर रही है? और गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है आखिर कहां से आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास पैसे? ये खर्च करने के लिए पैसे कहां से आते हैं? तो इसका आंसर है पार्लियामेंट कीप्स एन आई ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिकॉज पार्लियामेंट इसलिए नजर रख रही है कि जो लोकसभा है, पार्लियामेंट है, उसको हम ही लोगों ने तो चुनकर भेजा है ताकि हमारे बदले में वहां पर निगरानी रख सके गवर्नमेंट के ऊपर, राइट? सो गवर्नमेंट क्योंकि जो पैसा खर्च करती है वो हम ही लोगों का पैसा होता है, कलेक्टेड फ्रॉम सिटीजन थ्रू टैक्सेस। हम लोग जो टैक्स पे करते हैं सामान खरीदते वक्त, कोई सर्विस लेते वक्त, जैसे जीएसटी वगैरह आपने सुना होगा, राइट? सो वो टैक्स हमारे ही तो पैसे सरकार यूज कर रही है खर्चा करने के लिए। तो अगर सरकार पे निगरानी नहीं रखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा सरकार ने हमारे पैसे को कहां पे लगाया, राइट? सो पार्लियामेंट मॉनिटर करती है कि स्पेंडिंग कहां खर्च हो रही है, टू इंश्योर, ताकि ये इंश्योर कर सके कि ये सही से खर्च हो, प्रॉपर तरीके से, रिस्पॉन्सिबल तरीके से, और पब्लिक की वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए पैसे खत्म हो। सो इसके साथ हमने एक टाइप के फंक्शन देख लिए गवर्नमेंट के। अब नेक्स्ट दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस होते हैं वो अब हमें देखना है। सो वी हैव अनकवर्ड अ फ्यू पॉइंट्स ऑन द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव इन प्रीवियस सेक्शन। थोड़ा सा हमने पढ़ा कौन कौन एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राइट, प्राइम मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं। वी लुक एट दिस लिटिल मोर क्लोजली नाउ। अब और डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, डोंट मिस आउट। पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद चैप्टर 1 द एग्जीक्यूटिव। देखो पार्ट 3 में मैंने क्या बताया, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे यूनिट 1 यूनिट 2 होता है ना, तो पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। पार्ट 4 में मैंने क्या बताया, क्या है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और पार्ट 5 में क्या है, पहला चैप्टर जो है पार्ट 5 का, उसमें द एग्जीक्यूटिव, कौन कौन एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके बारे में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। इट लुक्स एट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, तो इस पार्ट में रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई है किसकी, एग्जीक्यूटिव की। कौन कौन होते हैं एग्जीक्यूटिव, पहले भी देखा हमने, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अमंग अदर्स। नाउ इट इज इन चैप्टर 2 दैट द रोल एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट आर लिस्टेड। व्हाई माइट दिस बी सो? सो चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 1 में तो पार्ट 5 के चैप्टर 1 में तो बताया गया एग्जीक्यूटिव कौन है, चैप्टर 2 में उनके फंक्शंस बताए गए हैं। सो चलिए देख लेते हैं कि करके इनके फंक्शन। सो पहला यहाँ पर प्रेसिडेंट के बताए गए हैं। सो ये जो फंक्शंस है ना एग्जीक्यूटिव, ये हम नेक्स्ट पार्ट से देख लेंगे बेटा, बहुत लंबा चैप्टर हो गया है। सो मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को फिनिश करने का। सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन so that we can move ahead with the changes if you want. We'll meet very soon. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising.